हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू शून्य पीसीएस। शून्य पीसीएस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। शून्य पीसीएस परिवार का आप सभी एस्पिरेंट्स का एक कह सकते हैं आपकी प्रिलिमिनरी परीक्षा के लिए जो एक छोटा सा योगदान है, जहां पर हम आपको जो अलग अलग सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां से सवालों की पूछे जाने की जो है प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, उनको जो है बहुत ही सरल और बहुत ही आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है कि हर वो एस्पिरेंट जिसने इस बार इस परीक्षा को पास करने की ठानी है, जिसने इस प्रण लिया है कि इस वर्ष वो जो है बीपीएससी की परीक्षा को पास करेगा, तो उसके इस रेज़ोल्यूशन में हम एक छोटा-सा पॉज़िटिव कंट्रीब्यूशन दे सकें। सो इसी अ, उद्देश्य के साथ हम जो है आज की इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे या चर्चा करेंगे, दैट इज़ अर्थक्वेक। जैसा आप सभी लोग इस समय देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि अ, सीरिया में जो है अर्थक्वेक आया हुआ है। सो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है और वैसे भी मतलब अ, अर्थक्वेक जो है अपने आप में जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स में सवाल पूछा जाता है। अगर बहुत ही आसान और सरल भाषा में अगर आपको समझना हो कि अर्थक्वेक क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपको अगर बहुत ही आसान और सरल भाषा में अर्थक्वेक को समझाना है, तो आप कैसे समझाएँगे कि अर्थक्वेक क्या होता है? तो बेसिकली अर्थक्वेक का मतलब है कि जब पृथ्वी में कंपन हो, दैट मीन्स पृथ्वी के अंदर जब क्या हो, वाइब्रेशन हो, या पृथ्वी जब जो है शेक करे, हिले, तो उसी कंपन को हम क्या कहते हैं, इस नेचुरल इवेंट को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक करते हैं। तो दैट मीन्स शेकिंग ऑफ द अर्थ, यहाँ पर जो है शेकिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज अर्थक्वेक। इस बात को ध्यान में रखेंगे, पृथ्वी का हिलना जो है उसको हम जो है अर्थक्वेक कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में एक डाउट होगा, प्रश्न होगा कि भाई ये पृथ्वी में अचानक से कंपन क्यों आता है? व्हाई द अर्थ स्टार्ट शेकिंग? तो पृथ्वी के अंदर जो है अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जो है जियोग्राफिकल जो है कह सकते हैं एक्टिविटीज चल रही हैं। दैट मीन्स केंद्र में अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो ऑरेंज एरिया है हमारा, ये ब्राउन एरिया हमारा क्या है, ये अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर है। तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारी जो है प्रक्रियाएं, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, और उन घटनाओं की वजह से क्या है, एनर्जी जो है उत्पन्न हो रही है। अब ये एनर्जी जैसे ही रिलीज़ होगी, जैसे ही इस एनर्जी को बाहर निकलने का मौका निकलता मिलता है, तो वो जब बाहर निकलती है तो पृथ्वी के अंदर जो है कंपन होता है, या वहाँ पर कहते हैं शेकिंग होता है, और उसी को हम जो है अर्थक्वेक के फॉर्म में जो है उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स या कुछ जो बिंदु हैं उनको समझना है कि हाइपोसेंटर क्या होता है। हाइपोसेंटर हमेशा पृथ्वी के अंदर होगा, दैट मीन्स इनसाइड अर्थ होगा। ये पॉइंट कहाँ पे होगा? इनसाइड अर्थ। अर्थ के अंदर जहाँ से वो एनर्जी जो है ट्रैवल करेगी, या उस एनर्जी को जो जब वो ट्रैवल करना शुरू करेगी, उसको हम कहते हैं हाइपोसेंटर। तो दैट मीन्स पृथ्वी के अंदर वो एरिया, वो पार्ट जहाँ से ये जो एनर्जी है वो चारों तरफ जो है रिलीज होती है, उसको हम फोकस या हाइपोसेंटर भी कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, फोकस हमेशा कहाँ होगा? पृथ्वी के अंदर होगा। अब चूंकि मैंने क्या कहा कि यहाँ से एनर्जी चारों तरफ, हर दिशा में क्या होता है, रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी जो सबसे पहले जब पृथ्वी की सतह पर, दैट मीन्स सरफेस पे आती है, या जिस एरिया में इसको सबसे पहले एक्सपीरियंस किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एपिसेंटर कहते हैं। एपिसेंटर मतलब अर्थ का सरफेस, या भूमि पर अर्थ के सरफेस पे सबसे पहले जो ये कंपन है जहां पर महसूस होता है, उसी को हम कहते हैं एपिसेंटर। जैसे हमने कहा कि सीरिया जो है एपिसेंटर है, तो ये जो अर्थक्वेक आया उसको सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड किया गया? पृथ्वी के सरफेस पे, सतह पर, तो सीरिया में। तो सीरिया क्या हो जाएगा? अर्थक्वेक का एपिसेंटर हो जाएगा। जैसे आप लोगों को याद हो, कुछ वर्षों पहले नेपाल में ही इसी तरह का भीषण अर्थक्वेक आया था, तो हम वहां पर आपने न्यूज की हेडलाइन पढ़ी होगी, तो वहां पे क्या था कि एपिसेंटर वाज नेपाल। तो एपिसेंटर नेपाल कहने का मतलब क्या है कि नेपाल में सबसे पहले जो है इस अर्थक्वेक को क्या है, फील किया गया था। दैट मीन्स सरफेस ऑफ द, तो एपिसेंटर हमेशा कहाँ होगा? सरफेस ऑफ द अर्थ पे होगा। ठीक है? इट इज द फर्स्ट प्लेस टू एक्सपीरियंस द एनर्जी। ये जो
अर्थक्वेक से निकलने वाली एनर्जी को जब पृथ्वी की सतह पर जब आप एक्सपीरियंस करते हैं, तो उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं? एपिसेंटर कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों के मन में हो सकता है जिज्ञासा उत्पन्न हो कि भाई ये अर्थक्वेक क्यों होते हैं? क्या रीज़न हो सकता है? तो यहाँ पर हम 2 तरीके के कॉज़ की बात करेंगे। एक तो हमारा क्या होगा नेचुरल दैट मीन्स प्राकृतिक कुछ कारण हैं जिन कारणों से क्या होता है अर्थक्वेक जैसी घटनाएँ होती हैं और दूसरा हमारा क्या है मैन मेड दैट मीन्स मानव निर्मित मैन मेड रीज़न्स हैं। हम इंसानों की वजह से भी जो है अर्थक्वेक जो है या इस तरह की जो घटनाएँ हैं जो है इंड्यूस होती हैं। अब देखिए नेचुरल कॉजेज़ को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है। पृथ्वी को जो है 3 जो है पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है। सबसे ऊपर, सबसे टॉप का जो पार्ट है उसको हम क्रस्ट कहते हैं और सबसे निचली सतह जो है जिसको हम क्या कहते हैं कोर कहते हैं। और इन दोनों के बीच में क्या है मेंटल है। ध्यान रखिएगा पृथ्वी को हमने क्या कर रखा है 3 भागों में उसको डिवाइड कर रखा है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है? और इसके अपने आप में भी सब डिवीजन जैसे कोर को इनर और आउटर कोर में किया है इसी तरह मेंटल को भी इनर मेंटल अपर मेंटल और क्रस्ट को अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के उसमें हम डिवाइड करते हैं अब ये जो क्रस्ट है और ये जो मेंटल है ये बेसिकली आप ऐसे समझिए क्या है कि पृथ्वी की जो है ये स्किन है जैसे आपने देखा होगा ना जब आप ऑरेंजेस खाते हैं संतरा खाते हैं तो संतरा के ऊपर की जो स्किन है तो उस स्किन को कैसे समझिए कि क्रस्ट और मेंटल जो है मिलकर जो है उस संतरे की जो है स्किन है और अंदर जो उसके फल है वो क्या है कोर हो गया ठीक है समझ के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है अब देखिए जब यहां पर हम ये तो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर ली अर्थ के कि अर्थ को हमने अंदर जो है 3 भागों में जो है डिवाइड कर रखा है। ठीक इसी प्रकार जब हम सरफेस की बात करते हैं, यहाँ पर लिथोस्फीयर की बात करते हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पर भी आप देखोगे कि पृथ्वी पर इस तरह की बहुत सारी प्लेट बाउंड्रीज हैं। और इन्हीं प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर या इन्हीं प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर जो है कॉन्टिनेंट्स हैं ये जो यहाँ पर आपको कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं ये सभी के सभी कॉन्टिनेंट्स के यहाँ पर क्या है इन प्लेट्स के ऊपर है और ये जो प्लेट्स हैं ये आपस में क्या है गतिशील हैं ये सारी की सारी प्लेट्स जो हैं ये सारी की सारी प्लेट जो हैं गतिशील हैं तो या तो ये प्लेट्स जो हैं एक दूसरे के करीब आती हैं जब ये करीब आती हैं तो इनको हम कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट्स ये जो मूवमेंट होता है इनको हम कहते हैं कन्वर्जन कई बार क्या होता है आपका ये जो प्लेट्स होती हैं ये एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इनको कहते हैं डाइवर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या करती है ये फॉल्ट लाइन का निर्माण करती हैं तो जो सीरिया में जो अभी कह सकते हैं आपका जो अर्थक्वेक आया है वो फॉल्ट लाइन की वजह से आया है ठीक है तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये जो प्लेट जो है ये सदा गति में है मोशन में है और किस तरीके के मोशन है या तो ये कन्वर्जेंट है या तो ये डाइवर्जेंट है या तो है ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री दैट मीन्स क्या कर रही है पैरेलली एक दूसरे के कह सकते हैं एक दूसरे के पैरेलली मूव करती हैं तो ये क्या हो गया तीसरा जो है मोशन हो गया 3 तरीके का मोशन हो गया ठीक है अब ये जो जो कन्वर्जेंट हैं तो आपस में मिल रही हैं 2 प्लेट बाउंड्रीज ठीक है डाइवर्जेंट हैं तो ये 2 डाइवर्जेंट कैसे ये जैसे 2 प्लेट्स हम देख बात कर लेते हैं यहाँ पर है ना तो मान लीजिए ये क्या है ये इस तरह से इधर मूव कर रही है प्लेट और ये प्लेट इधर मूव कर रही है तो यहाँ पर क्या हो गया फॉल्ट लाइन ओपन हो जाएगी ठीक है तो ये जो फॉल्ट लाइन है ये जो एरियाज हैं ये जो प्लेट्स की जो बाउंड्रीज हैं इन्हीं प्लेट की बाउंड्रीज पर जो है सबसे ज्यादा जो है अर्थक्वेक आते हैं यहीं पर संभावना जो है सबसे ज्यादा क्या है अर्थक्वेक की है और ये एक रीजन है कि आप देखिएगा विश्व में जितने भी अर्थक्वेक आते हैं इन फॉल्ट लाइंस के चारों तरफ आते हैं और जो सबसे बड़ा फॉल्ट लाइन है वो पैसिफिक महासागर के चारों तरफ है और इसीलिए इसको नाम दिया गया उपनाम दिया गया रिंग ऑफ फायर तो यहाँ पर क्या है, सबसे अधिक जो है अर्थक्वेक आते हैं और सबसे ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन भी यहीं पे होता है इसीलिए इस एरिया को जो है रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है ठीक है तो पृथ्वी की सतह की अगर हम बात करें तो पैसिफिक ओशन के चारों तरफ ये क्या है एक आर्क का निर्माण करता है ठीक है ये जो एरिया है बेसिकली देखिए ये क्या है एक आर्क का एक चाप का निर्माण करता है इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं रिंग ऑफ फायर कहते हैं ठीक है तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई रिंग ऑफ फायर किस
एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, तो रिंग ऑफ फायर जो है अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटी से जुड़ा हुआ एरिया कहाँ है? पैसिफिक ओशन में है। ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि दूसरा रीजन है, ये तो नेचुरल रीजन हो गया। दूसरा जो है जिसको हम एंथ्रोपोलॉजी या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं मैन मेड रीजन। ये क्या है? मैन मेड रीजन है। अब देखिए क्या है, क्योंकि हमारे जब से इंसानी सभ्यता की हम बात करते हैं, तो इंसानों ने क्या किया है, साइंस के अपने नॉलेज के बल पर क्या है, डेवलपमेंट शुरू किया है, ठीक है? अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, और इस शहरीकरण के लिए उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे क्या है कि हमें जो है अपनी एनर्जी रिसोर्सेज़ को पूरा करने के लिए कई बार हम माइनिंग करते हैं, ठीक है? तो ये माइनिंग एक्टिविटी क्या होती है, खदानें खोदी जाती हैं। तो कई बार जो है खदान खोदने के क्रम में क्या होता है, कई बार ये खदानें जो हैं आपस में जो है कोलैप्स हो जाती हैं, टूट जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसके कारण भी जो है छोटे मैग्नीट्यूड के जो है अर्थक्वेक जो है हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो इन तरह के जो या इस तरीके के जो अर्थक्वेक होते हैं उनको हम कहते हैं अर्थक्वेक या कोलैप्स अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है? ठीक इसी प्रकार से कई बार देखिए क्या स्ट्रैटेजिक या कह सकते हैं अपनी सामरिक या कह सकते हैं डिफेंस की नीड्स के लिए हम क्या जैसे कह सकते हैं कि जैसे भारत ने पोखरण में क्या किया, न्यूक्लियर टेस्ट का किया। तो कई बार जो है हम न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, ठीक है? न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से कई बार जो है हम माइनिंग में क्या करते हैं या हम एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करते हैं माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये जो है ये क्या कहते हैं, इनकी वजह से भी क्या होता है, अर्थक्वेक कई बार जो है हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो इनको कहते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। अब ये क्या है कि क्योंकि हम इंसान कर रहे हैं इसीलिए क्या है, ये सेकंड कैटेगरी में हमने रखा है, ठीक है? कई बार आपने देखा होगा क्या है कि बड़े-बड़े जो जलाशय होते हैं, रिजर्वायर्स होते हैं, उनके कारण जो है वहाँ पर जो है अस्थिरता पैदा हो जाती है, वहाँ का जो उस एरिया का जो इक्विलिब्रियम है वो ब्रेक हो जाता है और वहाँ पर कई वर्षों के बाद या कुछ वर्षों के बाद जहाँ पर बड़े-बड़े जलाशय होते हैं, वहाँ पर अर्थक्वेक जैसी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो इनको कहते हैं रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो ये कुछ इंसानी कह सकते हैं या ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनके कारण जो है अर्थक्वेक जो है ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर तीसरा जो इम्पोर्टेंट डायमेंशन है कि इस अर्थक्वेक को आप मेजर कैसे करोगे? तो देखिए या तो उस अर्थक्वेक की आप मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं या हम कहते हैं कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं। देखिए, अब जब आप कह रहे हैं कि आप अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को मेजर कर रहे हैं, तो दैट मीन्स उस अर्थक्वेक से निकलने वाली एनर्जी की बात कर रहे हैं। जब आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो मैग्नीट्यूड का मतलब है उस अर्थक्वेक से निकलने वाली एनर्जी को क्या कर रहे हैं आप, मेजर कर रहे हैं। इसको जो है आप मेजर कर रहे हैं। तो इसके लिए आप कहते हो कि आप जो है अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड नापना चाहते हो, और इसके लिए जो कह सकते हैं पैमाना है उसको हम कहते हैं रिक्टर स्केल। इसके लिए हम जो पैमाना यूज़ करते हैं उसको कहते हैं रिक्टर स्केल। और रिक्टर स्केल क्या है, 1 से या कह सकते हैं 0 से लेकर क्या है 10 तक की जो इकाई है। इसी में हम क्या करते हैं, अर्थक्वेक को इसकी एनर्जी के हिसाब से हम कैटेगराइज़ करते हैं। रिक्टर स्केल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, ठीक है? दूसरा हम कहते हैं अर्थक्वेक को हम कहते हैं मेज़र करते हैं कि अर्थक्वेक से कितना जो है डिस्ट्रक्शन, कितना डैमेज हुआ है। कई बार हम जो है डैमेज के आधार पर हम क्या करते हैं, अर्थक्वेक को हम मेजर करते हैं। और जब आप डैमेज के आधार पर अर्थक्वेक को मेजर करते हो तो आप उसकी क्या है, तीव्रता इंटेंसिटी देखते हो। इंटेंसिटी से आप क्या करते हो, उससे कितना नुकसान हुआ है उसको आप कैलकुलेट करते हैं। सो इंटेंसिटी के आधार पर अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, मर्कली स्टेट कह सकते हैं स्केल का इस्तेमाल करते हैं। मर्कली जो स्केल है वो क्या है, एक इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट उनके नाम पर है, ठीक है? और मर्करी जो स्केल है, इसमें रेंज आपको 1 से 12 देखने को मिलती है, ठीक है? यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जो है 12 तक जो है हम जो है स्केल हमने बना रखी है, और जितना नुकसान होता है अर्थक्वेक से, उसको हम उसी के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, हमारे पास 2 जो हैं टेक्निक्स हैं या 2 तरीके हैं जिनसे हम अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं। पहला, जब हम अर्थक्वेक से निकलने वाली ऊर्जा को मेज़र करते हैं, उसकी एनर्जी को मेज़र करते हैं, तो हम कहते हैं हम रिक्टर स्केल का पैमाना यूज़ करते हैं। जब हम अर्थक्वेक से हुए नुकसान को मेज़र करते हैं, तो हम मर्करी स्केल का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।
इनसे रिलेटेड जो बारीकी है उसको भी ध्यान में रखना है। रिक्टर स्केल में पैमाना जो है 0 से लेकर 10 तक का है। मर्कली स्केल पर जो पैमाना है वो 1 से लेकर 12 तक है। अब हम भारत की बात करते हैं, हमने जो है एक कॉन्सेप्ट की बात की अर्थक्वेक। तो भारत में जो है अर्थक्वेक की अगर हम खतरे की बात करें तो हम कैसे जानेंगे कि भारत के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा जो है अर्थक्वेक आने की संभावना है या अर्थक्वेक प्रोन एरिया है? तो यहाँ पर जो है द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीएसआई जो क्या करता है भारत को क्या करता है पूरे भारत को इसने 4 जो है सेस्मिक ज़ोन में बाँट रखा है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई बीआईएस क्या है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। ये क्या करता है? इसने इंडिया को जो है 4 वर्गों में या 4 कैटेगरी में बाँट रखा है और किस आधार पर? यहाँ पर ज़ोन 5 है आपका, ठीक है? ज़ोन 5 है, ज़ोन 4 है, ज़ोन 3 है और ज़ोन 2। तो ये जो है 4 जो है आपके ज़ोन हैं, इन ज़ोन्स में हमने पूरे भारत को रखा हुआ है। अब यहाँ पर ज़ोन 5 कहने का मतलब क्या है? भारत का वो हिस्सा या वो एरिया जहाँ पर सबसे अधिक जो है संभावना है अर्थक्वेक आने की। तो इस नक्शे पे आप देख सकते हैं पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट इसमें आता है, अंडमान का एरिया आता है, यहाँ गुजरात का एरिया आता है, यहाँ पर उत्तराखंड का एरिया, हिमाचल का है, जम्मू एंड कश्मीर का कुछ एरिया। ये बेसिकली हमारा क्या है हिमालयन रीजन है। तो ये देखिए हिमालयन रीजन आपको ये देखने को मिलेगा। तो हिमालय का जो रीजन है उसको हमने ज़ोन 5 में रखा है क्योंकि हिमालय जो है ग्रोइंग स्टेज में है। यहाँ पर क्या है सबसे ज़्यादा हलचल हो रही है, ठीक है? तो ये सेस्मिस्टिसिटी की बात करें या कह सकते हैं कि अर्थक्वेक के हिसाब से सबसे ज़्यादा यहाँ पर गतिशील है एरिया, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस एरिया है जिसको हम ज़ोन 5 कहते हैं। ठीक इसी क्रम में हमने ज़ोन 2 रखा हुआ है तो दैट मीन्स जहाँ पर सबसे कम संभावना है कह सकते हैं कि अर्थक्वेक आने की। भारत का वो हिस्सा जहाँ पर सबसे कम कह सकता है यहाँ पर संभावना है। तो देखिए ये जो हल्के से गुलाबी एरिया है, ये हल्के गुलाबी एरिया क्या है? वो एरिया है जहाँ पर बिल्कुल नगण्य या बहुत कम चांस है कि यहाँ पर जो है अर्थक्वेक अभी आएगा, ठीक है? अब देखिए अर्थक्वेक की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 जो है इम्पोर्टेंट जो है हमें जो है एजेंसीज़ के बारे में भी जानकारी रखनी है। फर्स्ट इम्पोर्टेंट एजेंसी है द नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी एनसीएस। ये क्या है भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। भारत सरकार की क्या है नोडल एजेंसी है जो पूरे अर्थक्वेक से रिलेटेड एक्टिविटी के ऊपर निगरानी रखती है। दैट मीन्स भारत में कहाँ पर किस तरह की सेस्मिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इसके ऊपर जो कह सकते हैं कह सकते हैं भारत की जो नोडल एजेंसी है दैट इज़ एनसीएस दैट इज़ नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी। ये मॉनिटरिंग करती है। पूरे भारत को जो है मॉनिटरिंग किया जाता है इनके द्वारा कि ये लोग देखते हैं कि कहाँ पर सेस्मिक एक्टिविटीज़ पृथ्वी के अंदर जो जो एरिया भारत के पास है उसमें कहाँ सेस्मिक एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं, कहाँ ज़्यादा हो रही हैं, अचानक से कहीं पर हलचल बढ़ रही है। तो ये सारी निगरानी कहाँ रखी जाती है? ये नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के द्वारा रखी जाती है। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए भारत के किसी एरिया में जो है अर्थक्वेक आ ही जाता है, तो वहाँ पर क्या है या मान लीजिए जो हम कह सकते हैं कि हम अलर्टनेस, प्रिपेयर्डनेस अपने लोगों के बीच में रखें, अपने लोगों को सेंसिटाइज़ करें, उनको जानकारी दें कि मान लीजिए इस तरह की अगर कभी आपातकाल सिचुएशन आ जाती है, तो आपका व्यवहार क्या होना चाहिए? आपको किस तरीके से वहाँ पर जो है बिहेव करना है? यहाँ पर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए है। ये बेसिकली इनका काम क्या है कि लोगों के बीच में जो है अवेयरनेस फैलाना है, अर्थक्वेक और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं इनसे इनसे रिलेटेड जो अवेयरनेस फैलानी है लोगों में जागरूकता का जो है अभियान लाना है और इसके लिए वो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का जो है सहारा लेते हैं। लोगों को सिखाते हैं कि अर्थक्वेक के समय किस तरीके से कुछ बेसिक टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपको अपनी अपनी लाइफ, अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आप मटीरियल यूज़ कर रहे हैं, जब अपना घर बनवा रहे हैं या अपने कह सकते हैं किसी स्ट्रक्चर को खड़ा कर रहे हैं, तो उस समय भी आपको किस तरीके के बिल्डिंग मटेरियल्स को इस्तेमाल करना चाहिए सो दैट आप क्या करें कि अगर इस तरह की सेस्मिक एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसके बावजूद आपका जो बिल्डिंग है, आपका जो घर है, वो सुरक्षित रह सके। तो इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम में जो है एनडीएमए का जो है योगदान रहता है। सो ये एक छोटा-सा सेशन था जिसमें हमने जो है अर्थक्वेक के ऊपर जानकारी ली है। आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास जो है इंटरेस्टिंग और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।